Good afternoon, everybody. क्या हुआ? एक बार काउंट कर ले और काउंट करके ऑर्डर तो कर दे। तो रोकना क्या, उनको मिला करके कर देना। थर्टीन है। सोलह पकड़ लेना। बच्चों स्टार्ट करें आज का क्लास। आज पढ़ने के लिए बहुत कुछ नहीं है। आप लोग निकालिए अगस्त सीरीज। आप लोग लाए हो प्रिंट आउट? रेडी? बच्चों, मैं अगस्त सीरीज वाला जो क्वेश्चन पेपर का मॉक टेस्ट क्वेश्चन पेपर का डिस्कशन चल रहा था उसको आगे बढ़ाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हम लोगों को सॉल्व करना है। ऐसा क्वेश्चन अपनी बुक में नहीं है। इससे बहुत डिफिकल्ट या डबल ट्रेबल साइज का क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व किया है, तो ये आपको सॉल्व करने में थोड़ा भी वक्त नहीं लगेगा। प्लीज रीड द सम विथ मी। ओके, लिखता है यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर अ बैलेंस शीट। रेडी हैं आप लोग? यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर ए बैलेंस शीट एज ऑन 31st March 2024 एज पर शेड्यूल 3 ऑफ द कंपनीज एक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन: टर्म लोन सेक्योर्ड, ट्रेड पेएबल। कोई प्रॉब्लम है इस सब आइटम सब में? कैश एंड बैंक बैलेंसेस, स्टाफ एडवांसेस, other advances given by the company, provision for tax, security premium, loose tools, general reserve, investments, profit for the year. Profit for the year, try to understand. Profit and loss account बनाया जा चुका है, profit निकाला जा चुका है और वो profit for the year है। Trade receivable, miscellaneous expenses, not written off वाला जो expense है वो है ये। लोन फ्रॉम अदर पार्टीज, प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट, स्टोर्स, फिनिश्ड गुड्स, प्लांट एंड मशीनरी। अब ये ना डेबिट और क्रेडिट साइड करके नहीं दिया, ट्राई टू अंडरस्टैंड। ऐसे ही सजा करके दे दिया। आपको असेट और लाइबिलिटी को सेग्रीगेट करना पड़ेगा जब अपन लोग बैठ के सम बनाएंगे। तो इतना छोटा सा बैलेंसेस दिया हुआ है और आपको ये भी नहीं पता कि ये टैली है या नहीं है। आप समझ पा रहे हो? और इसमें देखो ना, इक्विटी शेयर कैपिटल वगैरह नहीं है, तो कहीं ना कहीं और डिटेल है। लेट अस गो फॉरवर्ड। क्वेश्चन आगे चला। ये रहा शेयर कैपिटल का डिटेल। शेयर कैपिटल कंसिस्ट ऑफ 1,20,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 100 ईच फुली पेड, 40,000 10% प्रेफरेंस रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ 100 ईच फुली पेड। ये भी उसी ट्रायल बैलेंस में होना चाहिए था, बट उन्होंने कभी बोला भी नहीं कि वो ट्रायल बैलेंस है। दे नेवर यूज दैट वर्ड। तो ठीक है, इधर उधर बिखरा करके फिगर दिया है, हम लोग समेट के देखेंगे। अगर टैली हुआ तो ठीक, अगर टैली नहीं हुआ तो हम लोग ट्रायल बैलेंस फिर खुद अपने हाथ से बनाएंगे। ओके, नेक्स्ट। ये देखो क्या लिखा, राइट ऑफ द अमाउंट ऑफ मिसलेनियस एक्सपेंस इन फुल। याद है प्रिलिमिनरी एक्सपेंस वगैरह रहता था, हम लोग रिटेन्ड अर्निंग से माइनस कर देते थे। रिटेन्ड अर्निंग भी पीएल वाला, माने जनरल रिजर्व वाला नहीं, रिटेन्ड अर्निंग वाला, पीएल वाला। तो वो बोल भी दिया, देखना अच्छे से, कि इसको राइट ऑफ कर दो।
और लिखा स्टाफ एडवांसेस और अदर एडवांसेस को शॉर्ट टर्म मानने बोला है। तो लेट अस होप कि क्वेश्चन पेपर में कोई मिसिंग इंफॉर्मेशन नहीं है। लेट अस बिलीव कि हम जब बैलेंस शीट बनाएंगे तो टैली हो जाएगा। अगर नहीं हुआ तो फिर हम लोग ट्रायल बनाएंगे और जो भी मिसिंग फिगर है उसको एक नाम देंगे डेबिट क्रेडिट में, जो भी। मान लो डेबिट शॉर्ट हुआ तो इन्वेस्टमेंट नाम दे देंगे, क्रेडिट शॉर्ट हुआ तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस नाम दे देंगे, क्योंकि ये दोनों नाम हमको दिखा नहीं इसलिए बोल रहे हैं। बट ये भी तो हो सकता है कि टैली हो जाए, नहीं समझे? तो इस तरह का घटिया टाइप का क्वेश्चन जहां पे स्टूडेंट को हमेशा डर लगा हुआ रहेगा कि वेदर देयर बैलेंस शीट विल बी टैलीड और नॉट, एंड दैट इज नॉट बिकॉज ऑफ देयर मिस्टेक्स, क्योंकि इंस्टीट्यूट ने क्वेश्चन ही ऐसा बना करके दिया है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहले फॉर्मेट बना लो बैलेंस शीट का। दस का ही कर ले। ये कितना नंबर क्वेश्चन था मॉक टेस्ट पेपर का? बच्चों आप रेडी कर लिए फॉर्मेट? बहुत दिन के बाद एक शेड्यूल 3 का बैलेंस शीट का क्वेश्चन बनाएंगे। जो भी एक्स्ट्रा आता जाएगा ऐड करते जाना मुन्ना, और एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा ऑर्डर करते जाना। बोलिए इक्विटी एंड लायबिलिटीज क्या लिखते थे सबसे पहले? सब कोई रेडी हो जाओ और साथ में बनाओ। शेयर होल्डर्स फंड, शेयर कैपिटल, रिजर्व्स एंड सरप्लस। अपन ना नोट्स बनाएंगे, आज भी बनाएंगे, लेकिन आप फिगर जो है ना पहले लिख दो बिना नोट्स के, क्योंकि इतना छोटा सा क्वेश्चन है ना, अपने फिगर लिख पाएंगे। आपका शेयर कैपिटल का डिटेल ढूंढो कहाँ है, दोनों का अमाउंट निकालो, इक्विटी प्रेफरेंस का मिलाओ और फिर बताओ सर इतना हो रहा है। 1,20,000 वाला हो रहा है 12 लाख नहीं रे, 120 लाख। हाँ, और वो 40,000 वाला हो रहा है 40 लाख। तो 120 लाख और 40 लाख मिला करके हो गया। और नोट्स में हम लोग क्या बात किए थे याद है ना? हम लोग डिटेल मैन्युफैक्चर नहीं करेंगे, लेकिन जो डिटेल रहेगा उसको लिखने से हम लोग को कंप्लेन भी नहीं है, हम लोग आराम से लिखेंगे। रिजर्व सरप्लस में देखो क्या क्या नाम से रिजर्व, एक सिक्योरिटी प्रीमियम है, मिला?
एक जनरल रिजर्व है, मिला, एक पी एंड एल है, मिला, और उसमें से माइनस कर दो मिसलेनियस एक्सपेंडिचर। आप एक बार टोटल में से कर दो, नोट्स बनाते समय हम लोग पी एंड एल में से करेंगे। तो सिक्योरिटी प्रीमियम है 19 लाख, जनरल रिजर्व है 62 लाख, और पीएल बैलेंस मेरे को मिला 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 कहाँ गया रे, 32 लाख। सब मिला के 113 लाख हुआ, और माइनस कर दो वो 2.32, मेरा 110 लाख 68,000। अब आज क्योंकि अपने सिलेबस का लास्ट क्लास है, खाली एक बार मेमोरी के लिए बोलो, यहाँ पे सी में क्या आता है? नहीं, मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट, ये सी में आता है। और अगर नॉन करेंट लाइबिलिटी को मैं 3 नंबर नाम दे दूं, तो 2 नंबर में एक आइटम आता है, शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। याद होगा ये सब चीज। और अब रिवीजन करने बैठो कि जनवरी में तो टेस्ट भी लिखना है। चलो, नॉन करेंट लायबिलिटीज, सबसे पहला आता है लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, फिर आता है डेफर्ड टैक्स लायबिलिटीज, फिर क्या आता है? अदर नॉन करेंट लायबिलिटीज। और एक ही बात, अदर लॉन्ग टर्म अदर नॉन करेंट चलेगा। और फिर आता है लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। तो अपने पास ना लॉन्ग टर्म बोरोइंग में एक टर्म लोन था, और भी कुछ है क्या? देख तो रे, एक लोन फ्रॉम अदर पार्टीज है, फ्रॉम है, फ्रॉम है मतलब अपना लायबिलिटी है बेटा, फ्रॉम है मतलब अपना लायबिलिटी है। तो इसको भी लॉन्ग टर्म में ही ले लेते हैं, कुछ लिखा नहीं है, अजम्पशन ले लेंगे, लॉन्ग टर्म में ले लेंगे, ठीक है। तो मिला के लिख दो दोनों को एक साथ, कितना हुआ? 48 लाख। देखो, टर्म लोन के बारे में भी नहीं लिखा कि वो पेएबल कब है, टर्म नाम से समझ में आ रहा है लॉन्ग टर्म होगा। अदर लोन के बारे में नहीं लिखा, तो मैं हमेशा बोलता हूं कि अगर बोरोइंग के बारे में नहीं लिखे तो लॉन्ग टर्म मानो, एडवांसेस के बारे में नहीं लिखे तो शॉर्ट टर्म मानो, और वो अजम्पशन अपन लिख देंगे नोट्स में। डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी तो नहीं होगा क्वेश्चन पेपर में, अदर नॉन करेंट लायबिलिटी भी नहीं दिख रहा था। लॉन्ग टर्म प्रोविजन है कि शॉर्ट टर्म प्रोविजन है? टैक्स वाला है कि इंप्लॉय बेनिफिट वाला, ग्रेचुइटी वाला है? तो इसको बाहर निकाल दो। करेंट लायबिलिटीज का भी 4 ब्रेकअप होता है। शॉर्ट टर्म बोरोइंग होता है पहले, फिर ट्रेड पेएबल, फिर अदर करेंट लायबिलिटी, फिर शॉर्ट टर्म प्रोविजन। क्या क्या है देखो, ट्रेड पेएबल तो होगा जरूर, अच्छा क्योंकि ट्रेड पेएबल ही नाम है मेरे आइटम का, और नोट्स में भी ट्रेड पेएबल ही लिखेंगे, तो हम इसका नोट्स नहीं बना रहे। देखो, बिकॉज वी हैव नथिंग टू राइट। इवन क्रेडिटर भी लिखा होता ना, मैं बना देता। बोलो, शॉर्ट टर्म प्रोविजन का हम एक नोट बना रहे हैं, क्योंकि प्रोविजन फॉर टैक्स के नाम से वो आइटम है। बोलो, शॉर्ट टर्म प्रोविजन में कितना लिखना है?
किया नहीं क्या अभी तक? प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में क्या क्या चीज है देखो तो बेटा। एक आइटम तो मिला प्लांट एंड मशीनरी, और खोजो। और नहीं है ना, तो इसका अमाउंट बता दो। दो 214 लाख ना। अच्छा, कोई इंटेंजिबल असेट्स वगैरह है? नहीं है। गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट, नो हाउ, लाइसेंस, फ्रेंचाइजी कुछ नहीं है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स वगैरह है। CWIP वगैरह तो नहीं होगा। CWIP और इंटेंजिबल असेट अंडर डेवलपमेंट वगैरह तो नहीं होगा। और इन्वेस्टमेंट्स भी तुम बोल रहे हो नहीं है। डेफर्ड टैक्स असेट भी नहीं होगा। है इन्वेस्टमेंट, तो उसको बी करके लिखो। अंदर कुछ लिखने के लिए है? इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स है, बॉन्ड्स है, डिबेंचर्स है, या यही लिखा हुआ है? तो फिर इसका नोट मत बनाइएगा, एग्जाम में झूठ मूठ का वेस्टेज ऑफ टाइम होगा। बोलो। आपको देख के और कोई लॉन्ग टर्म असेट लग रहा है तो बताना, नहीं तो अपन बाहर निकाल रहे हैं। आगे बढ़ के बोलो। करेंट असेट में सबसे पहले हम लोग करेंट इन्वेस्टमेंट लिखते, याद भी करा दे रहे हैं। करेंट इन्वेस्टमेंट अपने क्वेश्चन में नहीं है। देन वी स्टार्ट विथ इन्वेंट्री। इन्वेंट्री में बहुत आइटम है मुन्ना। एक तो फिनिश गुड्स है, एक स्टोर्स एंड स्पेयर्स है, एक लूज टूल्स है। याद है मैं 6 आइटम बोलता था इन्वेंट्री का। 6 आइटम बोल के दिखाओ। रॉ मटेरियल इन्वेंट्री, WIP इन्वेंट्री, फिनिश गुड्स इन्वेंट्री, स्टोर्स एंड स्पेयर्स, लूज टूल्स। एक और छूट गया, स्टॉक इन ट्रेड, इन्वेंट्री ऑफ स्टॉक इन ट्रेड। तो अपने पास 3 है ना, तीनों को ऐड कर लो। ट्रेड रिसीवेबल का नोट क्यों बनाना पड़ेगा? एकदम कंपलसरी है, नहीं तो मार्क्स कटेगा। प्रोविजन फॉर बैड डेट। और शेड्यूल 3 का अगर आप मेरा नोट्स पढ़ेंगे वहां साफ लिखा हुआ है। एक तो उसमें वो चलता था, क्या क्या बोलता था मैं उसको, नाम क्या बोलता, एजिंग शेड्यूल। अभी मेरे दिमाग में देखिए एजिंग शेड्यूल वर्ड ही गायब हो गया। मैं बोल रहा था वो जो टाइम के हिसाब से ब्रेकअप करते थे उसको एजिंग शेड्यूल बोलता था मैं। तो एक तो वो चलता है, और एक ये चलता है प्रोविजन फॉर बैड डेट वाला, और ये भी चलता है कंसीडर्ड गुड, कंसीडर्ड डाउटफुल वाला भी। तो अपने पास कुछ नहीं है, खाली प्रोविजन फॉर बैड डेट है। माइनस करके नेट अमाउंट बता दो। 48। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट हम लोग लिखेंगे, लेकिन कैश एंड बैंक बैलेंस और शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। कैश एंड बैंक बैलेंस में क्या है अपने पास? ये है अवेलेबल डेटा। सिंगल आइटम है कि आपने ऐड किया?
सुनो, इसका भी तो नोट बनाने में कुछ मिलेगा नहीं, क्योंकि कैश एंड बैंक बैलेंस ही नाम है और कैश एंड बैंक बैलेंस ही नाम है। मतलब हम लोग के बैलेंस शीट के आइटम का नाम भी वही है और नोट्स का नाम भी वही है, तो इसको मैं अवॉइड कर रहा हूं। तो याद है हम लोग इसका जरूर नोट बनाते थे, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट और अदर बैंक बैलेंस करके, वो भी हम लोग को नहीं करना पड़ेगा। इसको मैं 8 नंबर कर देता हूं। और ये तुमने बोला 38,40,000। अब अपना आया शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, उसमें एक तो स्टाफ एडवांस है, एक अदर एडवांस है, और भी कुछ होगा तो बोलना। 220 आया और 1488 आया, मेरा 17,08,000 आया। और कुछ है तो देख ले। जो भी स्टूडेंट क्लास में देर से आए, मैं इस क्वेश्चन के बारे में आपको एक बार फिर से बता दूं। ये इस तरह का क्वेश्चन बनाया इन्होंने कि ये ट्रायल बैलेंस है और ये ट्रायल बैलेंस नहीं है, क्योंकि बैलेंस कहीं किया हुआ नहीं और बोला भी नहीं कि ट्रायल बैलेंस है, टोटल भी किया हुआ नहीं है, और इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल भी यहां पे नहीं है। तो हम लोगों को ये डर लग रहा था कि भाई ये बैलेंस शीट बनाएंगे तो मैच होगा कि नहीं, और फिर डेबिट क्रेडिट भी पता नहीं चल रहा, कौन सा लाइबिलिटी है कौन सा असेट है, वो भी डेबिट क्रेडिट करके दिया हुआ नहीं था। लेकिन इतना अच्छा से लिखा था कि हम लोगों को एक आइटम को लेकर के भी डाउट नहीं हुआ। एंड व्हेन वी प्रिपेयर्ड द बैलेंस शीट वाज टैलीड। हम लोग इंतजार कर रहे थे कि बैलेंस शीट अगर टैली नहीं होगा तो क्या करेंगे, क्योंकि अगला तो बैलेंस करके दिया नहीं है, अगला तो इक्वल करके दिया नहीं है, कोई आइटम मिसिंग हो गया तो बैलेंस शीट तो टैली होगा नहीं। तो सर फिर क्या करेंगे, फिर हम लोग कोई भी बैलेंसिंग फिगर नाम दे के आगे बढ़ेंगे। असेट साइड में शॉर्ट हुआ तो इन्वेस्टमेंट टाइप का नाम दे दिया, यहां से कोई चीज मिसिंग है तो वो नाम दे दिया, लाइबिलिटी साइड मिसिंग हुआ तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस नाम दे दिया, कोई भी एक नाम दे के आगे बढ़ना होगा। ये सम सिर्फ इसीलिए पिक किया गया, मेरा बुक में इस तरह का कोई सम नहीं था। चलो, नोट्स ऑन अकाउंट्स। बोलिए, तुम्हारा नहीं हो रहा कि हो रहा है? हो गया तो पेमेंट बाद में लेगा मेरे से, तो आना। ओके, खाएंगे ना कुछ तो, बोलिए। लास्ट क्लास है तो कुछ तो खाएंगे। शेयर कैपिटल, अच्छा, ऑथोराइज्ड, इशूड, सब्सक्राइब्ड, पेड अप, कॉल्स इन अरियर, कुछ नहीं है ना, तो अपन झमेला नहीं करेंगे, सीधा जो लिखा है उसी को चुपचाप चिपका देंगे। बोलो, 1,20,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹100 ईच, 120 लाख। अच्छा, थोड़ा ज्यादा टाइम हो अपने पास तो ऊपर में हेडिंग दे दिया, ऑथोराइज्ड, इशूड, सब्सक्राइब्ड एंड पेड अप कैपिटल। बट जरूरी नहीं है जबरदस्ती आपको, क्योंकि आइडिया नहीं ना इतना क्या इशूड है क्या सब्सक्राइब्ड है, तो ये ठीक है। आगे बोलो। 40,000 10%, क्यूमुलेटिव भी तो है, नहीं है? ओके,
100 ईच। तो देखिए क्या हुआ, हम लोग अपने मन से कुछ भी डिटेल मैन्युफैक्चर नहीं किए, लेकिन हम लोग क्वेश्चन पेपर में जो डिटेल था उसको छोड़ा भी नहीं। ये काम करो, आपका 1 मार्क्स भी कटेगा नहीं। और ये हम 50 बार बोले हैं क्लास के अंदर। नोट नंबर 2, तीन रिजर्व्स एंड सरप्लस था, उसमें एक ऐसा आइटम था जिससे मिसलेनियस एक्सपेंसेस को हमें माइनस करना था। फर्स्ट टेल मी द नेम्स ऑफ ऑल द रिजर्व्स एंड सरप्लस वन बाय वन। याद है इसमें एक रिकॉन्सिलिएशन चलता था, हर आइटम ऑफ रिजर्व में ओपनिंग बैलेंस, एडिशन, डिडक्शन, क्लोजिंग सब आप रिवाइज करना है तुम लोगों को। और मेरा अपने ग्रुप में तो आप हैं, हम अपन तो ग्रुप में बात करते ही, कोई प्रॉब्लम हो डायरेक्ट मैसेज करना, क्योंकि ग्रुप में मैसेज तो हजारों मैसेज आता, आप लोग तो अनमन करते रहते उसके अंदर। तो कोई क्वेश्चन पूछना हुआ तुम लोगों को तो आप हमको डायरेक्ट मैसेज करना और लिख देना, सर जनवरी में एग्जाम है। नहीं समझे बात को तो सर क्वेश्चन का आंसर करिए। बाई चांस मैं नहीं देखा, मैंने आपको बोला शायद पहला दूसरा क्लास में, फिर भेज देना, कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटा। और अब तो खाली खाली रहेंगे, हो सकता बुला के समझा देंगे, आना मिलते हैं, चाय कॉफी अलग से, खाना वाना का टाइम रहा तो खाना वाना भी खिला देंगे। चलो बोलो, सिक्योरिटी प्रीमियम। अरे बोलो यार, 19 लाख। जनरल रिजर्व 62 lakhs। और पी एंड एल का नाम ऐसे लिखना है, सरप्लस डैश पी एंड एल। उन्होंने प्रॉफिट फॉर द ईयर नाम दिया है, उसको अंदर लिख रहा हूं मैं। अमाउंट प्लीज, $232 था कि 332? लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, बोलिए। सिक्योर्ड लोन का कुछ नाम है तो ऐसे लिख दो, सिक्योर्ड टर्म लोन। आप ऐसे भी लिख सकते हो, सिक्योर्ड लोन अंडरलाइन कर दिया, नीचे में लिख दिया टर्म लोन। प्लीज उससे ज्यादा या कम मार्क्स नहीं मिलेगा। 30 40। और एक है लोन फ्रॉम अदर पार्टीज। यहां पे एक स्टार लगा के लिखो, वी हैड अज्यूम्ड दैट। अच्छा, एग्जाम में हम एक चीज आज तक नहीं समझे, इतना साल से पढ़ाए और पढ़े भी, एक अकेला स्टूडेंट एग्जाम देता है,
वो ऐसा क्यों लिखता है वी हैड अज्यूम्ड? उसको तो आई हैड अज्यूम्ड बोलना चाहिए। दोनों मिल के ही अजम्पशन ले रहा बोला इस साला ही कोई दिन मार खाएगा, हम बता रहे हैं ये बच गया हम लोग का क्लास में। लेकिन आंसर के लिए सल्यूट है भाई, गजब गजब बच्चा लोग है, सब मिस करेंगे सब। हाँ लिखो, वी हैड अज्यूम्ड दैट term loan and loan from other parties are long term loans. चार नंबर नोट का नाम बताओ। हाँ बेटा, प्रोविजन फॉर टैक्सेस, सर फिर से एक बार, प्रोविजन फॉर टैक्सेस शॉर्ट टर्म में दिखाते हो क्योंकि वो इनकम टैक्स है, करेंट टैक्स है। डेफर्ड टैक्स का प्रोविजन अगर लिखा रहेगा तो नॉन करेंट लायबिलिटी, लॉन्ग टर्म में दिखाओगे। भले नाम के पीछे प्रोविजन फॉर डेफर्ड टैक्स लिखा रहेगा पर वो लॉन्ग टर्म प्रोविजन में मत दिखाना। डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी अलग आइटम है, उन्होंने प्रोविजन वर्ड लिख दिया, दैट डजंट मीन कि वो डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी नहीं है। कई लोग प्रोविजन फॉर टैक्स, प्रोविजन फॉर डेफर्ड टैक्स नाम दे देता है, दैट डजंट मीन इट बिकेम लॉन्ग टर्म प्रोविजन, इट इज डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी सेपरेट फ्रॉम प्रोविजन, लॉन्ग टर्म प्रोविजन। ओके ग्रेट, टोटल कर लो बेटा। नोट नंबर 5 का नाम क्या है? प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट। इंग्लिश समझ में आता है? और नोट 6 क्या था हम लोगों का? इन्वेंट्री। अपने पास 3 इन्वेंट्री है, फिनिश्ड गुड्स, स्टोर्स एंड स्पेयर्स, लूज टूल्स। बोलिए। अनुपम एक बार नीचे आके एक दो एसी बंद करो ना। नोट नंबर 7। हाँ सर, ट्रेड रिसीवेबल। ये जो क्वेश्चन पेपर के अंदर
वर्ड सन्ड्री डेटर है या ट्रेड रिसीवेबल ही है? नोट नंबर 8 का नाम क्या है? शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। 2 आइटम था ना इसमें। $17,08,000। क्या सारे नोट्स बन गए या और भी कुछ बाकी है? बन गए। अब ऑनेस्टली बोले ना तो इस क्वेश्चन में ₹1 का भी जान नहीं था। नथिंग इन दिस क्वेश्चन। मैंने पहले बोला वी हैव सॉल्व 10 टाइम्स बिगर सम्स, जिसमें बहुत सारा एडजस्टमेंट्स वगैरह भी होता था, क्लास में हमने किया है। ये सम ऐसा सम मेरे बुक में नहीं था, क्योंकि जब हम देख रहे थे, गो थ्रू कर रहे थे इस क्वेश्चन को, तो वो नहीं मिला इस तरह का सम। तो हम बोले करवा के देते हैं, बच्चों को फील तो हो कि ट्रायल टैली नहीं भी हो सकता है। यहां खैर हो गया, बट नहीं भी होता उसका भी तो टेंशन तो रहता है ना बच्चों को। वो क्लियर हो गया इस क्वेश्चन से। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर, देखो तो ऐसा सिमिलर सम हम लोगों ने बनाया है, एक बार पढ़ लो पहले। नहीं, जर्नल एंट्री भी मांगा है। यू आर रिक्वायर्ड टू गिव नेसेसरी जर्नल एंट्री एट द इंसेप्शन ऑफ द लीज टू रिकॉर्ड द असेट टेकन ऑन फिनांस लीज इन द बुक्स ऑफ लेसी फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। कर लेते हैं अभी। हाँ, अच्छा, लेसी की बुक में असेट का अमाउंट 2 विचेवर इज लोअर पे लिखते हैं। याद तो नहीं होगा, मैं बोल देता हूं। एक है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ MLP, फुल फॉर्म इज मिनिमम लीज पेमेंट, और दूसरा इज फेयर वैल्यू ऑफ द असेट इफ गिवन। सीए फाइनल में हम लोग जब इन डेज पढ़ते हैं, ये जो सेकेंड वाला ऑप्शन है वो नहीं है। इट्स ओनली प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मिनिमम लीज पेमेंट। कंफ्यूजन खत्म जिंदगी भर का। और इंटर में भी वो हो जाना चाहिए। एज 19 में ये लैक्यूना है, ये एक वीकनेस है। यहां विच एवरेज लोअर करना पड़ता है। तो हम लोगों को लीज पीरियड दिया हुआ है बेटा, एनुअल लीज रेंट दिया हुआ एट द एंड ऑफ द ईच ईयर। प्रेजेंट वैल्यू के लिए काम आता है ना। अगर एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर रहेगा तो पहला वाला का पीवी नहीं निकलेगा, बिकॉज वो तो फर्स्ट डे में पेमेंट हो जाएगा। टाइम वैल्यू ऑफ मनी का कॉन्सेप्ट है ना। और फिर गारंटीड रेसिजुअल वैल्यू, ये लेसी ही पे करता है, गारंटी है तो इसलिए ये एमएलपी में आता है। अनगारंटीड रेसिजुअल वैल्यू मिनिमम लीज पेमेंट में नहीं आता, वो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में आता है। मिनिमम लीज पेमेंट में जब आप अनगारंटीड रेसिजुअल वैल्यू ऐड कर देते हो तो वो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट इन द लीज बन जाता है, विच इज द टोटल अमाउंट रिसीवेबल बाय द लेसर। आई इंटरेस्ट रेट इम्प्लिसिट इन द लीज दिया हुआ है। फेयर वैल्यू दिया है क्या असेट का? तो लिखो क्वेश्चन नंबर
3 का ए। Annuity factor at the rate of 12.6% for how many years? एक बार चेक करना अच्छे से। 5 years। याद है ना, अगर सेम लीज रेंट रहेगा तो 5 बार नहीं मल्टीप्लाई करके उसको ऐड कर देंगे एन्युटी फैक्टर। ये कॉन्सेप्ट है आप लोगों के पास। और प्लस गारंटीड रेसिजुअल वैल्यू जिसका अमाउंट है, हाँ मैं ऐसे लिखता हूं प्लीज, एकदम आप जो बोल रहे हैं वही लिखेंगे। हम लिखते हैं ऐसे, डिस्काउंटिंग फैक्टर 12.6% 5th ईयर। इंटर में स्टूडेंट लोग इतना इज्जत नहीं देते इन सब बातों को, वो सीधा ऐड करके फाइनल आंसर लिख देते हैं। बट ये प्रॉपर जिसको बोलते हैं ना, फाइनल में हम लोग हर क्वेश्चन में ऐसा लिखते हैं। बट इस पे कोई मार्क्स नहीं है। आप सीधे ऐसे भी लिखोगे ना 50,000 इंटू वो 5 बार वाला टोटल। देख तो टोटल किया हुआ है कि स्टूडेंट को करना होगा? करना होगा। तो एक बार कर ले और फिर ना उससे भी निकाल के देना जीटी वाला फैक्टर से। मेरा 3.554 आया और लास्ट वाला 0.552। पहुंचो आराम से, हाँ कोई हड़बड़ी नहीं है। बोलिए फेयर वैल्यू ऑफ द एसेट कितना है? 2 लाख। लोअर ऑफ द 2 पे लिखना पड़ेगा। अगर थ्योरी लिखने का सम आता तो पहले लिखते, as per accounting standard 19 leases, the lessee will record the asset in its books for the first time along with the lease liability at an amount which is lower of the two: present value of minimum lease payment or fair value of the asset. बट यहां खाली प्रैक्टिकल सम था तो इतना लिख दिए। अब इसका जर्नल एंट्री मांगा है। सोचो हम लोग कुछ भी पे नहीं कर रहे हैं, अभी 1 साल बाद पहला पेमेंट करेंगे और इतना रुपया का एसेट बुक में लिखेंगे। तो अगर असेट का नाम है तो देख लेना, असेट अकाउंट डेबिट 2, ये सबसे अच्छा नाम है। लीज लाइबिलिटी, अगर लीज लाइबिलिटी नहीं लिखने का मन है तो 2 लेसर। सेम अमाउंट पे असेट और लाइबिलिटी लिखा जाता है, सेम अमाउंट पे। एस 19 में तो बहुत डिटेल में पढ़ाए होंगे हम सब कुछ। लिखा जाता है शुरू में सेम, पर दोनों गिरता है अलग स्टाइल से। बोलिए ये कैसे गिरेगा? धीरे धीरे डेप्रिसिएशन हो करके, और ये गिरेगा पेमेंट हो करके। ये तो लोन अकाउंट है ना, इसका एक लोन अमोर्टाइजेशन टेबल बनता है। मोने आछे लोन अमोर्टाइजेशन टेबल 5 कॉलम का मैं बनाता हूं हमेशा। ओपनिंग बैलेंस, पहले ईयर, ओपनिंग बैलेंस नहीं, पहले इंटरेस्ट, पेमेंट, क्लोजिंग बैलेंस।
उसको अमोर्टाइजेशन टेबल बोलते हैं। पूरा सीए फाइनल में अमोर्टाइजेशन टेबल आप 200 बार बनाओगे क्लास में, इतना फ्रिक्वेंटली यूज होता है। चलिए, खाली यही मांगा है जर्नल की, और 1 साल का और जर्नल मांगा है? खाली इंसेप्शन का मांगा है कि 1 साल का मांगा है? तो यही एसेट रिकॉर्डिंग का एंट्री, बोथ एसेट एंड लायबिलिटी विल बी रिकॉर्डेड एट द सेम अमाउंट। आप यहां लीज लायबिलिटी में कंफर्टेबल रहते कि लेसर में? लीज लायबिलिटी अच्छा वर्ड है ना? हाँ, तो फिर ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन देखना है। ये तो हम लोग का, इसमें तो काटने का कोई चांस ही नहीं है। इसमें अगला क्या काट सकता है? आई मीन, हाउ कैन वन राइट एनीथिंग मोर देन दिस? अच्छा है तो आप टेबल बना देना, अगर ऐसा नहीं करना हो तो एन्युटी फैक्टर की जगह वो टेबल बना दो, इट्स ऑल द सेम। नेक्स्ट लाइन, स्माइल लिमिटेड ने एक मशीन खरीदा 80 लाख का, जिसका यूजफुल लाइफ 4 साल का है और रेसिडुअल वैल्यू 8 लाख का है। 1 सेक, हाँ कोई बात नहीं, मैं ना क्लास खत्म करके करवा दूंगा, मैं बात करता हूँ। हाँ, आगे गवर्नमेंट ग्रांट 32 लाख रुपया मिला। द ग्रांट हैड टू बी रिफंडेड एट द बिगिनिंग ऑफ द 3rd ईयर। शो द जर्नल एंट्री टू बी पास्ड एट द टाइम ऑफ रीफंड। याद है, उल्टा एंट्री, रीफंड के टाइम पे उल्टा एंट्री पास करना पड़ता है, जो ओरिजिनल है उसका उल्टा पास करना पड़ता है। And the value of the fixed asset in the 3rd year and the amount of depreciation for the remaining 2 years, if the कहानी यहां है, if the grant had been credited to deferred account, deferred income बोलते थे हम लोग, या deferred government grant में DGG, शॉर्ट में DGG बोलता था। अब DGG वाला अगर सिस्टम है, DGG वाला, तो माइंड माई वर्ड, असेट को फुल वैल्यू पे रिकॉर्ड किया जाएगा, डीजीजी को लायबिलिटी में रिकॉर्ड करेंगे। असेट धीरे धीरे डिप्रीशिएट होगा, डीजीजी धीरे धीरे पीएल में जाएगा, डीजीजी अकाउंट डेबिट टू पी&एल। अब 2 साल बाद जब ग्रांट रिफंड होगा तो पहले आपको डीजीजी का बैलेंस देखना पड़ेगा, और बाद बाकी जो रिफंड होगा, एक्स्ट्रा रिफंड जो होगा, वो पीएल में चला जाएगा। तो हम लोगों को पूरा चेक करना होगा, हड़बड़ी करने से नहीं चलेगा। तो आप सबसे पहले मेरे को बताओ कैसे कैसे वर्किंग बनाएंगे। लिखने का तो कुछ है नहीं, सीधा जर्नल, हेलो, सीधा जर्नल मांगा है, लिखने का तो कुछ है नहीं। तो पहला वर्किंग नोट, WDV of the asset at 3rd year beginning. WDV से अच्छा वर्ड है कैरिंग अमाउंट। परचेस प्राइस से स्टार्ट करो। पांच जीरो करके लिखता हूं। ये क्वेश्चन मार्क है आपके लिए, ये क्वेश्चन मार्क है आपके लिए, ये क्वेश्चन मार्क है आपके लिए। ग्रांट को असेट से माइनस करना इस क्वेश्चन में मना है, बिकॉज ग्रांट हैज बीन क्रेडिटेड टू डेफर्ड इनकम।
ग्रांट हैज नॉट बीन एबल टू रिड्यूस द असेट, वो दूसरा ऑप्शन है हमारे पास, लेकिन इस कंपनी ने वो ऑप्शन ऑप्ट नहीं किया है। ये स्क्रैप में पूछ रहा था। 8 है ना? लाइफ बताओ। Balance of DGG at the beginning of third year. Grant received आपको बोलना है ग्रांट रिसीव्ड amortization of grant 2 years. ये एसएलएम डेप्रीसिएशन था ना बच्चों? एसएलएम था कि डब्ल्यूडीवी? अच्छा, डब्ल्यूडीवी अगर रहता तो डेप्रीसिएशन का चार्ट बनता, चार्ट से रेशियो निकलता और डेफर्ड इनकम उसी रेशियो में, याद करिएगा, बहुत पहले बहुत डिटेल में पढ़े सर, एक एक चीज उसी रेशियो में डिवाइड होता, उस तरह से अमोर्टाइज होता। एसएलएम इजी होता है, तो एसएलएम इक्वल 1:1:1:1, तो 1/4 करके 32 लाख इंटू 1/4 इंटू 2, 16 लाख रुपया अमोर्टाइज हो गया। तो कितना हम लोगों का बैलेंस बचा? लिख लो 16 लाख। कितना बचा डब्ल्यूडीवी? फिर से बोलो। 16 लाख। ये डीजीजी का क्रेडिट बैलेंस है। याद है बैलेंस शीट में कहां इसको दिखाया जाता है? बाद में फोटो खींच लेना। बैलेंस शीट में इसको कहां दिखाया जाता है? किसी का मेमोरी बहुत पुराना पढ़ाया हुआ, किसी का मेमोरी अगर है तो बताओ, बोलिए। डेफर्ड गवर्नमेंट लाइबिलिटी साइड में आएगा, ठीक है? बोल सर बड़ा बात बता दिया आप। बोलिए, सब रॉन्ग बोल रहे हैं। रिजर्व सरप्लस के नीचे, नॉन करेंट लाइबिलिटी के ऊपर। डेफर्ड इनकम है ना, तो लाइबिलिटी में नहीं दिखाते ये लोग। AS12 में ये स्पेशल लिखा हुआ है। आइए अब रीफंड ऑफ ग्रांट का जर्नल एंट्री। क्या उन्होंने आपको बताया है कि कितना ग्रांट रीफंड करना होगा? अगर नहीं तो पूरा रीफंड करना होगा। पेमेंट तुम कर दिए, ठीक है, बाद में देते। अच्छा गंदा रने, स्मेल इज गुड। बहुत दिन हो गया पिज्जा खाए हुए। हाँ, उसके बाद तो खाए नहीं। वाइफ को एकदम पसंद नहीं, बोला कूड़ा कचरा खा लो लेकिन पिज्जा मत खाओ। मैगी भी नहीं पसंद,
और मैगी हमको इतना पसंद कि आप जान ले लो उसके लिए। बोलिए, रिफंड ऑफ ग्रांट का जर्नल एंट्री बोलिए। डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, टू बैंक, उल्टा एंट्री हुआ देख लो। जब पैसा मिला था तो बैंक अकाउंट डेबिट हुआ था, टू डेफर्ड इनकम किए थे, अब डेफर्ड इनकम उल्टा कर दिए। प्रॉब्लम क्या हुआ हम लोग के साथ कि हम लोग को 16 लाख की जगह 32 लाख रिफंड करना पड़ा। सर 16 की जगह 32 क्यों बोल रहे हैं? 32 की जगह 32 ही बोलिए। नहीं मतलब मेरे बैलेंस शीट में बैलेंस नहीं है 32 का, क्योंकि 32 को तो हम उठा करके पीएल में डाल दिए ना, 16 लाख रुपया अमोर्टाइजेशन पीएल में जाता, मालूम ही होगा आपको। तो ये 16 लाख हमको पीएल डेबिट करना पड़ा, क्योंकि रिफंड 32 लाख हुआ। एक और क्वेश्चन है वहां पर, देखो देखो देखो, वैल्यू ऑफ फिक्स्ड असेट कितना होगा ग्रांट के रिफंड के बाद? लिखो वैल्यू, ब्रैकेट में लिखो कैरिंग अमाउंट ऑफ फिक्स्ड असेट आफ्टर द रिफंड ऑफ ग्रांट। क्या चेंज हो रहा है? इस जर्नल से देखो ना, आपको समझ में आ जाएगा। नहीं हो रहा है। अगर ग्रांट असेट को कम किया होता ना तो हम असेट को बढ़ाए होते। तो लिखो इज इक्वल टू या विल रिमेन सेम एट, निकाला हुआ है हमारा। बोलो कैरिंग अमाउंट आफ्टर द रिफंड ऑफ ग्रांट 44 लाख। एक और क्वेश्चन है, पूछो, देखो क्या है। अमाउंट ऑफ डिप्रीसिएशन अगला 2 साल के लिए, जब असेट का अमाउंट नहीं बदला तो डिप्रीसिएशन का अमाउंट भी तो सेम रहेगा। उन्होंने कोई पॉलिसी तो चेंज किया नहीं बीच में। तो लिखो डिप्रीसिएशन पर एनम फॉर द नेक्स्ट 2 years will remain same at, मैंने 18 लाख बोला, आप एक बार चेक कर लो 18 लाख हम लाए कैसे, क्योंकि 18 लाख करके ना एक साथ 36 लाख का डिप्रीसिएशन हुआ था। ये देखिए, हेलो 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 हेलो, दिख गया? सो क्लोज्ड हम लोगों का सम। 4th सम देखो मेरे बुक में है, आप खाली नंबर कॉपी कर लो। 4th, 5th, 6th सब बुक में है। 4th देखो, ये देखो तो ढूंढो सम कौन सा वाला है, या तो क्लास वर्क में है या होमवर्क में है। सेम नहीं है तो सिमिलर सम है। कितना नंबर पेज है अमलगमेशन का? क्वेश्चन नंबर 1 का सिमिलर सम एकदम 1.5 गुना कर दिया है, देख लो। पेज 226, क्वेश्चन नंबर 1।
and our next sum is for consolidation. इसमें हम एडजस्टमेंट देखना चाहेंगे, बोर्ड पे देखो से होल्डिंग में सारे सम सिमिलर टाइप के ये लोग देता है। डेट ऑफ होल्डिंग दे दिया, 80% स्टेक दे दिया, जीआरपीएल का बैलेंस दे दिया, मशीनरी का रिवैल्यूएशन दे दिया, फर्नीचर का रिवैल्यूएशन दे दिया, म्यूचुअल सेट ऑफ दे दिया और अनरियलाइज्ड प्रॉफिट दे दिया। हेलो, तो इस तरह के सम बहुत सारे बनाए हुए हैं। सम का नंबर उम्बर मत ढूंढो, अपना बनाया हुआ है। 6 का ए देखो, बोला अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स स्टैंडर्डाइज डिवर्स अकाउंटिंग पॉलिसीज विथ ए व्यू टू एलिमिनेट द नॉन कॉम्पेरेबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड इंप्रूव द रिलायबिलिटी। नो डाउट अबाउट दैट। याद है मैं जब पहला क्लास दूसरा क्लास लिया था तो मैं आपको बोलता था कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ये कोशिश करता है कि जितने नंबर ऑफ ऑप्शंस अवेलेबल रहें उसको कम कम कर दिया जाए। अगर आप नंबर ऑफ ऑप्शंस को कम कर दोगे, एक ही चीज का 15 ठो ट्रीटमेंट, एक करो ना 2 करो। अब एक करने से क्या होता, लगता है कि इंस्टीट्यूट जिद्दी है, ऑप्शन ही नहीं दे रहा है। तो वो लोग कोशिश करता है कि जितना नंबर ऑफ ऑप्शंस कम हो जाए अच्छा है। नंबर ऑफ ऑप्शन कम हो जाएगा तो क्या होगा, सारे लोग जो भी बैलेंस शीट फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएंगे एक जैसा बनाएंगे। एक जैसा बनाने से क्या होगा कि जो कंपेरेबिलिटी वाला प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगा। द टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर्ड बेस्ड ऑन सेम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स वेयर देयर आर लेस नंबर ऑफ ऑप्शंस ऑटोमेटिकली विल बिकम कंपेरेबल। और एस फॉलो करने से ऐसे भी रिलायबिलिटी आ जाता है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर्ड एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आर रिलायबल। तो इसी के ऊपर आपको ज्ञान देना है। अगला क्वेश्चन है रिजर्व से डिविडेंड देने वाला। याद है 3 ठो रूल, क्या क्या है 3 रूल? पास्ट लॉ बोलना है, मैं क्लास में कराया था और इसको हम लोग फिंगर्स पे सॉल्व करेंगे अभी। क्या क्या रूल है बोलिए? रिजर्व से डिविडेंड देना है पास्ट प्रॉफिट से। 3 रूल है। पिछला 3 साल का एवरेज डिविडेंड परसेंटेज से इस साल का डिविडेंड परसेंटेज ज्यादा नहीं होना चाहिए। जाओ ढूंढ के लाओ। पहले मैं क्वेश्चन पढ़ लेता हूं। कंपनी 10% डिविडेंड देना चाहती है जनरल रिजर्व से क्योंकि प्रॉफिट इनएडिक्वेट है। ये सब डिटेल से पता करो कि कितना अमाउंट आप यूटिलाइज कर सकते हो। शेयर कैपिटल दिया, जनरल रिजर्व दिया, रिवैल्यूएशन रिजर्व दिया, नेट प्रॉफिट दिया। एवरेज रेट ऑफ डिविडेंड पिछले 5 साल का 12% है। 5 साल का हम लोग को चाहिए ही नहीं, 3 साल का रूल है। तो 12% अगर मैं पिछले 5 साल से दे रहा हूं, अभी मेरे को 10% देना है। रूल 1 सेटिस्फाइड? रूल 2 बताइए। 25 इसमें है ही नहीं, जही मैं हेल्प कर रहा हूं। अमाउंट जो आप विड्रॉ कर सकते हो वो पेडअप कैपिटल और फ्री रिजर्व का मिला के 10% से ज्यादा नहीं हो सकता। सर एकदम भी याद नहीं है, लॉ में है और हम लोग अकाउंट्स में सम भी बनाए हुए हैं। चलिए पहले पता करते हैं। फिंगर्स पे निकाल रहे हैं हम लोग, ओके? या लिखोगे? निकाल लेंगे ना, क्योंकि हम लोग का सम बनाया हुआ इस तरह का। और इससे बहुत बड़ा सम था वो वाला मैंने जो बनवाया था क्लास में। सुनो, कंपनी का नेट प्रॉफिट कितना है बोलो, और कंपनी को डिविडेंड कितना देना है ये बताओ। अमाउंट में बोलो। 8 लाख। तो शॉर्टेज कितना है? कॉपी करना तो कर लो, ये वाला तो कॉपी कर ही सकते हो। बोलिए। 657,500। अब हमको मिनिमम इतना ड्रॉ करना पड़ेगा, इट शुड नॉट बी मोर देन 10% ऑफ माई पेडअप कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व। चलो पेडअप कैपिटल बताओ।
फ्री रिजर्व बताओ, रिवैल्यूएशन रिजर्व नहीं होना चाहिए। 25, तो 105 लाख। मैक्सिमम अमाउंट दैट कैन बी ड्रॉन, maximum amount that can be drawn is 10,50,000। हम लोग कितना ड्रॉ कर रहे हैं बेटा? तो इट इज विद इन लिमिट्स, एज वी आर ड्रॉइंग 657, तो इट इज विद इन लिमिट्स। आपको अच्छा से लिखना है, वो छोड़ो, हाँ एग्जाम में लिखते रहना। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है बैलेंस इन जनरल रिजर्व, पेड अप कैपिटल के 15% से नीचे नहीं जाना चाहिए। तो बैलेंस इन जनरल रिजर्व आफ्टर ड्रॉइंग 657 कितना होगा? अभी जनरल रिजर्व 25 लाख बोला था ना, 657 ड्रॉ करेंगे ना, 657 500 ना, ये अमाउंट ठीक लिखे हैं, बोलो 1842 500 और 15% ऑफ पेड अप कैपिटल। इसमें फ्री रिजर्व नहीं लिया जाता रे, खाली 15% ऑफ पेड अप कैपिटल देखा जाता है। ये अमाउंट इससे छोटा नहीं होना चाहिए। बोलते हैं द बैलेंस इन द जनरल रिजर्व आफ्टर ड्रॉइंग कैन नॉट फॉल डाउन बिलो 15% ऑफ पेड अप कैपिटल। रिमेंबर ये सब पढ़ते थे हम लोग, और आपको तो लॉ में भी था। तो लिख दो द कंपनी कैन ड्रॉ 657 विद इन लिमिट्स, लिख दो विद इन लिमिट्स। द कंपनी कैन ड्रॉ 657। इधर बोर्ड पे देखिए, ये कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना है, कैश फ्लो बना के दिया हुआ है, हम लोग कर सकते हैं। और ये सेम सम ब्रांच में है, अमाउंट को डबल ट्रेबल कर दिया गया है। खाली ये सम ढूंढ के बता दो ब्रांच में कितना नंबर सम है। ये तो कैश फ्लो का 20-50 सम बनाए हैं ऐसा। ये वाला सम खाली देख लो, सो दैट 4 क्वेश्चन पेपर का डिस्कशन हो गया अपना, है ना? कि 3 हुआ? ब्रांच नहीं मिला ना ये सम तुम लोग को, क्लास वर्क में है। क्वेश्चन नंबर 16, पेज 299। 1.5 टाइम्स कर दिया है। कितना नंबर पेज था रे? So with this we conclude, या rather I conclude the syllabus। बहुत दिन पढ़े, हाँ खत्म ही नहीं हो रहा सिलेबस। खैर सिलेबस पहले हो गया था, मॉक टेस्ट एक्स्ट्रा पढ़ रहे थे नहीं क्या? अच्छा हुआ मॉक टेस्ट करके, कॉन्फिडेंस थोड़ा सा आया कि हाँ कर लेंगे। हाँ नहीं, लेकिन आप इससे 10 टाइम्स आपका प्रिपरेशन इससे कम से कम 10 टाइम्स अगर नहीं भी बोलूं तो 4 टाइम्स 5 टाइम्स तो है। हम लोग बहुत डिटेल में पढ़े हुए हैं। आप उतना करके चले जाओगे तो मेरे को लगता हो जाएगा। सो चलिए क्लास कंक्लूड। अच्छा एक बात छोटा सा बोलना था कि हम ना रिवीजन क्लास करवाना चाहते हैं। एएस का रिवीजन हाफ आवर में, आधा घंटा 1 घंटा, आधा घंटा 1 घंटा में। तो आप अगर आना चाहोगे तो आप आ सकते हो।
ठीक है, और वो हम उसमें भी डालेंगे आप लोगों के यूट्यूब में, नहीं क्या बोलते हो तुम लोग, ग्रुप में भी, वो ऐप वैप में जो होता है ना उसमें भी डाल देंगे। सो तो कोई बाद में भी करना चाहेगा तो वो कर सकता है। अभी टाइम है तो रिवीजन वीडियोस वगैरह बना देते हैं, पूरा जल्दी जल्दी हो जाएगा। मंडे से चालू करेंगे 4 बजे से। आप लोगों को एक तकलीफ क्या होगा कि मान लो कोई दिन मैं 2 ही एएस कराए, 1 घंटा में आपको छोड़ दिया, आप लोग आएंगे जाएंगे, वो तकलीफ आपको है। हेलो, कोई दिन 2 घंटे, मतलब वो क्लास जैसा क्लास नहीं है, मतलब दैट इज रिवीजन, मेरे मन के मुताबिक होगा। ओके, सो वी कंक्लूड। आई होप एवरीथिंग वाज फाइन। थैंक यू वेरी वेरी मच। अच्छा, मंडे 4 बजे मेरा पहला रिवीजन लेक्चर होगा, पहुंच जाओगे? 4 o'clock क्या, 3:30 से करूंगा, 3:30 3:30। हाँ लिया, हाँ होएगे अनुपम।